इसी के साथ साथ एक लास्ट में एडिशनल पॉइंट मुझे डिस्कस करना था, दैट वाज कि अगर कोर्ट का कहीं पे सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से सिविल कोर्ट मैटर को एंटरटेन नहीं कर सकती, सो क्या उसके बावजूद भी सिविल कोर्ट में अगर मैटर जाएगा तो इज द सिविल कोर्ट हैज द कॉम्पिटेंसी टू ट्राई इट और नॉट? आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट, that in case where the jurisdiction of a civil court is barred, either the express restriction is there or implied restriction, even then also can a civil court entertain the matter? तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का एक 5 जजेस बेंच का जजमेंट है, उस पे पहले हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। इट इज दूल्हा भाई है ना, नॉट सिंह, दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1968 सुप्रीम कोर्ट। इट इज अ 5 जजेस बेंच जजमेंट। It was delivered by Chief Justice Hidyatullah. इस केस में बेसिकली जो पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डील किया वो यही था, दैट इफ देयर इज द एक्सप्रेस बार ओवर द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट, still in some exceptional circumstances the civil court has a jurisdiction to entertain the matter। वो कौन से केसेस हो सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए एक लॉ बना, ठीक है, एक लॉ बनाया गया, इस लॉ के अंदर जैसे मैंने कल आपको बताया था किसी स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल या कोर्ट को बनाया गया है, ट्राइब्यूनल और कोर्ट, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और क्योंकि ये कोई भी एक्सवाइजेड जो भी लॉ है इसमें किसी स्पेसिफिक कोर्ट और ट्राइब्यूनल को बनाया जा रहा है, तो इसको हम फाइनलिटी क्लॉज कहते हैं। फाइनलिटी क्लॉज या एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज इसको कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज। नाउ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज मींस क्योंकि इस एक्स वाई जेड लॉ के अंदर ये लिखा है कि अगर पार्टीज के बीच में इस लॉ से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट या ट्राइब्यूनल में जाएगा, नॉर्मल सिविल कोर्ट्स के अंदर ऐसे मैटर्स नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं दैट इज द एक्सप्रेस बार, एक्सप्रेस बार ओवर द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट। वैसे तो एक्सप्रेस बार है, लेकिन क्या ये केस अगर पार्टीज के बीच में मान लो जो हो रहा है जो स्टैट्यूट से गवर्न किया जाता है, क्या नॉर्मल सिविल कोर्ट में अगर इसको फाइल किया जाए, क्या सिविल कोर्ट की बिल्कुल भी पावर नहीं है? तो इस जजमेंट में, दूल्हा भाई के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कुछ एक सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि एक्सप्रेस या इम्प्लाइड बार होने के बावजूद सिविल कोर्ट में मैटर जा सकता है। और वो क्या प्रोविजंस हैं, क्या वो चीजें हैं? नंबर 1 कि अगर जो लॉ है, जिस लॉ के अंदर वो कोर्ट या ट्राइब्यूनल बनाया गया, वो लॉ के कुछ एक प्रोविजंस या कंप्लीटली वो लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर वो है, तो जो एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर वो अपने आप हट जाती है, और अगर वो अपने आप हट जा रही है तो सिविल कोर्ट में मैटर जा सकता है। नंबर 2 कि अगर वो जो स्पेसिफिक कोर्ट या ट्राइब्यूनल बनाया गया वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, पार्टीज को नहीं सुन रहा है, पार्टीज को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं दे रहा है, पार्टीज को समन या नोटिस सर्व नहीं करवा रहा है, वन पार्टी प्रोसीडिंग चल रही है, तो अगर आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में भी सिविल कोर्ट के पास आप जाके जो भी रिलीफ लेना है आपको वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कि जो भी ट्राइब्यूनल या कोर्ट है जो स्पेसिफिकली एक लॉ के अंदर बनाया गया, अगर वो एडिक्वेट रेमेडीज आपको नहीं दे सकता तो सिविल कोर्ट में जाके आप जो भी एडिक्वेट रेमेडी है वो ले सकते हैं। तो दीज आर द जनरल थिंग in which the court has stated that despite having the express bar of the civil court entertaining the jurisdiction, still some matters in some of the cases can be filed before the honorable civil courts। तो इसमें मैं लिखवा रहा हूँ, पहले लिखते जाइएगा, किसी को नहीं समझ में आया तो रिपीट कर दूंगा, लिखते जाइए। इट वॉज हेल्ड दैट, दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की जो पॉइंटर्स है वो लिखवा रहा हूँ, 1968 का जजमेंट है। इट वॉज हेल्ड दैट डिस्पाइट एक्सप्रेस बार, comma, there are circumstances
Despite express bar, there are circumstances wherein इकट्ठा आएगा ना, wherein the ordinary civil court, wherein the ordinary civil courts will have the jurisdiction, ordinary civil courts will have the jurisdiction to try the suit, to try the suit. Number one, where the statute itself, where the statute itself is declared unconstitutional. जिस लॉ ने किसी कोर्ट ट्राइब्यूनल का निर्माण किया, उसका गठन किया, अगर वो स्टैट्यूट अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए तो सिविल कोर्ट के ऊपर जो एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शन है कि वो केस नहीं सुन सकता, वो अपने आप हट जाती है। नंबर टू, इफ द ट्राइब्यूनल established under the statute, has violated the principles of natural justice, has violated the principles of natural justice. And number three, that if the tribunal and the statute matlab law, and the statute does not provide adequate remedies, comma, then also the civil courts will have the jurisdiction. Then also civil courts will have the jurisdiction. तो ये तीन केसेस कोर्ट ने जो ये जो जजमेंट था इसमें रखे कि कब सिविल कोर्ट्स के ऊपर एक्सप्रेस बार होने के बावजूद भी वो केसेस को सुन सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 9 की जो जनरल प्रिंसिपल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आई होप यू पीपल आर नाउ क्लियर विद द इशू। दोबारा से एक बार रिपीट करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में स्विच करने से पहले। दैट नंबर वन, कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए दैट व्हाट आर द इनहेरेंट जुरिसडिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट या वेयर द इनहेरेंट जुरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज मेंशन्ड, तो आपको कहीं नहीं जाना, आपको जुरिसडिक्शन वाले इश्यूज को रेज नहीं करना है। सेक्शन 15 से लेके जो 20 तक का एरिया है, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एंड द सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, उसमें नहीं जाना है। अगर आपको सवाल आता है इनहेरेंट जुरिसडिक्शन कोर्ट की क्या है या क्या सिविल कोर्ट सारे मैटर्स को सुन सकती है, क्या उसका जुरिसडिक्शन होता है, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 9 के अंदर रहेगा। सेक्शन 9 में आपको बताना है कि सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट जुरिसडिक्शन है कि वो हर सिविल नेचर के मैटर को सुन सकती है, लेकिन कोई एक्सप्रेस या इंप्लाइड रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे एक्सप्रेस या इंप्लाइडली रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि सिविल कोर्ट मैटर को ना सुने, तो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। एक चीज। नंबर टू, सूट्स ऑफ सिविल नेचर क्या होंगे, तो सूट्स ऑफ सिविल नेचर जनरल सिविल राइट्स जिस भी केस में आपके इन्वॉल्व है वो सूट ऑफ सिविल नेचर रहेगा। दूसरी चीज कि कभी कभी सिर्फ लीगल राइट्स इन्वॉल्व होंगे, तो वो प्योर लीगल राइट्स जब इन्वॉल्व है तो प्योर सिविल सूट माना जाता है। और कभी कभी आपके लीगल राइट्स जो है उनको डिसाइड करने के लिए कोई सोशल या रिलीजियस एस्पेक्ट कभी हमें डिसाइड करना पड़ सकता है, जैसे कि हम कल की क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे। और अगर सोशल या रिलीजियस एस्पेक्ट डिसाइड करने के बाद आप लीगल इशू डिसाइड कर सकते हो, तो वो जो सूट है वो भी सिविल नेचर का ही रहेगा, लेकिन वो प्योर सिविल सूट नहीं माना जा सकता। इट इज नॉट अ प्योर सिविल सूट, बट इट विल बी कंसीडर्ड टू बी ए सूट ऑफ सिविल नेचर, और सेक्शन 9 जो है उसके ऊपर अप्लाई करता है। एक्सप्रेस बार और इम्प्लाइड बार के लिए हमने कल डिस्कशन किया था। एक्सप्रेस बार क्या है कि अगर किसी भी लॉ के अंदर कोई स्पेशल कोर्ट, ट्राइब्यूनल
की बात की गई है, फाइनलिटी क्लॉज बनाया गया है कि अगर इस लॉ के अंदर कोई भी डिस्प्यूट कोर्ट में लेके जाना है तो फलाने जज या फलाने ट्राइब्यूनल के पास आप लेके जाओगे, तो दैट इज द एक्सप्रेस बार ओवर द सिविल कोर्ट्स टू एंटरटेन द जुरिसडिक्शन। ठीक है, सिविल कोर्ट के ऊपर कंप्लीट बार है। इम्प्लाइडली बार क्या है कि जब आप नॉर्मल जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के बेसिस पे कोई केस कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, तो दैट इज जर्नल प्रिंसिपल, और जिसको आप इम्प्लाइड रेस्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, और अभी जो मैंने लास्ट में आपके साथ आज जो एरिया अभी डिस्कस किया धूलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में, दैट इज कि कभी कभी एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी सिविल कोर्ट में मैटर जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही केसेस में जाएगा। कब? जब सिविल जिस कोर्ट या ट्राइब्यूनल को बनाया गया था किसी लॉ के अंदर, वो लॉ अगर कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है। नंबर 2 कि अगर जिस कोर्ट या ट्राइब्यूनल में आप गए हो वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। नंबर 3 कि अगर जिस कोर्ट या ट्राइब्यूनल या जिस भी स्टैट्यूट को बनाया गया वो एडिक्वेट रेमेडी पार्टीज को नहीं दिलवा सकता, तो फिर भी हम सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, बिकॉज सिविल कोर्ट जो भी सुटेबल रेमेडीज पार्टीज को मिल सकती है उसकी एग्जीक्यूशन करवाने का प्रोसेस हमारे सीपीसी में रखा गया है। तो दीज आर द जनरल थिंग्स। ठीक है, आपके यहाँ से कल से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं। कौन कौन से? डज द सिविल कोर्ट हैज द जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन द मैटर ऑफ सिविल नेचर? यस। कहाँ लिखा है? सेक्शन 9 में। एक्सप्रेस बार क्या है, इम्प्लाइड बार क्या है, सूट्स ऑफ सिविल नेचर क्या है। ठीक है, तो ये सारा एरिया हमने डिस्कस कर लिया है, और इसके साथ साथ प्योर सिविल सूट्स कैसे होते हैं और कुछ एक ऐसे सूट जो प्योर नहीं है लेकिन उनको सिविल नेचर का मान के चलेंगे। तो ये सारे इश्यूज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिलेटेड विद, यस यस छाया। सर जैसे कि हमने इसमें मेंशन किया गया है कि अगर कोई वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वायलेट करता है अगर कोर्ट, तो उस कोर्ट में हमारा जैसे जैसे हमने वहां पे फाइल कर दिया केस, डिसाइड हो गया, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हुए, फॉलो नहीं हुए, देन हम केस फाइल कर सकते हैं सेम नेचर का, सेम पार्टीज के बिटवीन, तो उसमें वो बार नहीं करेगा उसको? देखो ठीक है, देखो व्हाट द मैटर विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि कोई भी ट्राइब्यूनल या कोर्ट, ठीक है, जिसके पास आप गए और उसने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया, जैसे कि हम एक्स पार्टी की बात कर सकते हैं कि कोई समन्स की सर्विस नहीं करवाई गई, समन्स भेजे ही नहीं गए, या आपने ऑपोजिट पार्टीज को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट नहीं दिया, या जिस व्यक्ति के साथ डिस्प्यूट है वो खुद ही उस कोर्ट में जज बना बैठा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की वायलेशन होती है। दूल्हा भाई की जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा कि वैसे तो हमारे पास प्रॉपर रेमेडी होता है कि आप ऐसे केसेस में अपील में जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर एपिलेट कोर्ट में आप जाओगे तो एपिलेट कोर्ट पुरानी जो जजमेंट है ट्रायल कोर्ट की या ट्राइब्यूनल ने जो ऑर्डर पास किया है उसको रिवर्स करने का पावर रखती है। लेकिन एपिलेट कोर्ट्स में आप जाओगे या नहीं जाओगे ये स्टैट्यूटरी राइट है आपका। अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है, इनहेरेंट नहीं है। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब कि अगर कहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो आप अपील नहीं कर सकते। इट इज एज सिंपल एज दैट। नंबर 2 कि मान लो आप अगर अपील में नहीं जा सकते तो व्हाट ऑप्शन यू हैव, ठीक है, द ऑप्शन विच यू हैव इज यू कैन फाइल दैट सूट इन अ सिविल कोर्ट। ठीक है, हमने जिसमें एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आप बेसिकली रिज जुडिकाटा की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विच आई एम अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक XYZ स्पेशल कोर्ट या किसी ट्राइब्यूनल के अंदर एक मैटर को लेके गए, द मैटर इज बिटवीन A एंड B। This particular tribunal is not following the principles of natural justice and an order has been passed, either in favor of A, either in favor of B. The suitable remedy which has to be followed is the appeal. ठीक है, कि अगर एपिलेट कोर्ट में आपके पास जाने का रास्ता है तो आप उसमें जाइए, लेकिन क्योंकि अपील जरूरी नहीं है हो ही जाए, क्योंकि वो एक स्टैट्यूटरी राइट है आपका, इनहेरेंट नहीं है। और अगर अपील जाने का रास्ता नहीं है देन व्हाट, क्योंकि ये जो केस हुआ ये सिविल कोर्ट में नहीं हुआ है, ये मान के चलना, ये किसी ट्राइब्यूनल में हो रहा है या कोई स्पेशल आपने कोर्ट बना के रखी थी वहां हो रहा है, ये सिविल कोर्ट नहीं है।
सिविल कोर्ट वो है जहां पे आपके सिविल जजेस बैठते हैं, ठीक है। दीज ट्राइब्यूनल्स और स्पेशल कोर्ट्स आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द सिविल कोर्ट। अब आप यही मैटर ए वर्सेस बी का इस सिविल जज की कोर्ट में लेके आना चाहते हो। डन। According to this judgment passed in 1968, the court has said that you can file this matter before a civil court. The principle of res judicata will not apply. Why it will not apply? Because res judicata की application के लिए अगर मैं सेक्शन 11 की बात करूं या अदरवाइज भी बात करूं, तो res judicata की एप्लीकेशन के लिए एक चीज का होना बड़ा जरूरी है, that is the former suit must be heard and decided. It must be heard and decided between the parties having the same title, cause of action, etc. लेकिन ये जो वर्ड है ना, इट शुड बी हर्ड एंड डिसाइडेड, इसका मतलब कि कोर्ट ने उस केस को मेरिट्स पे डिसाइड किया है। इट शुड हैव बीन एडजुडिकेटेड बाय द कंसर्न ट्राइब्यूनल और द कोर्ट। अगर आपने एक्स पार्टे या बायस्ड प्रोसीडिंग्स, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को बिना फॉलो हुए आपने कर दी है, तो ऐसे केसेस को हर्ड एंड डिसाइडेड नहीं माना जाएगा, ठीक है। हर्ड एंड डिसाइडेड नहीं है, और अगर वो हर्ड एंड डिसाइडेड नहीं है पिछला केस, तो रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन जो सेक्शन 11 के दरमियान रखी जाती है वो नहीं अप्लाई होती है। तो आपको ये जो एरिया है ना, रेस जुडिकाटा कैसे अप्लाई करेगा, वो इन द फ्यूचर क्लासेस मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में हमारा रेस जुडिकाटा का एरिया जब शुरू होगा, तो विल अंडरस्टैंड दैट इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस द रेस जुडिकाटा विल अप्लाई एंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट विल नॉट अप्लाई। इज इट क्लियर? तो अगर एक ऐसा ट्राइब्यूनल जिसने प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जो आपको करने थे, तो आप सेम मैटर को अगर सिविल कोर्ट में लेके डिसाइड करवाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। बट यू मस्ट हैव दैट स्टैंड बिफोर यू कि क्या ट्राइब्यूनल या कोर्ट ने सच में नेचुरल जस्टिस की वायलेशन करी है। दूसरा, क्या उसके बाद ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते थे, या कोई और रेमेडी आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं थी उस जजमेंट के बाद, तो सिविल कोर्ट के पास सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली जो जुरिसडिक्शन है वो हमेशा रहेगी। क्लियर? यस सर। ओके, चलिए देखो, ये बड़े ब्रॉडर प्रिंसिपल्स है ना रेस जुडिकाटा की। जब हम बीच में बात कर ही रहे हैं अभी, तो मैं थोड़ा सा आपको और इसी में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो, रेस जुडिकाटा इज वेरी वाइडर, ठीक है। हमारा जो सेक्शन 11 है ना, वो रेस जुडिकाटा का एक हिस्सा है। इट इज नॉट द कंप्लीट फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा। अगर मैं आपको इस तरह से मेंशन करके दूं, लाइक दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, ये है, और सेक्शन 11 इसका एक हिस्सा है। इट इज सेक्शन 11, ठीक है। हमारा क्रिमिनल लॉ के अंदर आप लोगों ने सीआरपीसी पढ़ा है, सीआरपीसी के अंदर हमारे पास सेक्शन नंबर 300 है, 300। सेक्शन 300 भी रेस जुडिकाटा की ही मैनिफेस्टेशन है कि वंस अ पर्सन हैज बीन ट्राइड फॉर एन ऑफेंस, ही शुड नॉट बी ट्राइड अगेन। इट इज ऑल्सो अ कैनोटेशन ऑफ रेस जुडिकाटा कि एक चीज अगर एक व्यक्ति के अगेंस्ट सुन चुके हैं तो दोबारा नहीं सुनेंगे। सेम वही अगर सिविल लॉ में देखेंगे तो सीपीसी के अंदर सेक्शन 11 में है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 सीपीसी और सेक्शन 300 सीआरपीसी में सीमित है, ये गलत है। रेस जुडिकाटा इज वेरी वाइडर। रेस जुडिकाटा रिट्स के ऊपर भी लग सकता है, ठीक है। उसकी वाइडर कैनोटेशंस है, उसका ब्रॉडर प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, पब्लिक पॉलिसी के प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो वो जब आएगा सेक्शन 11 का एरिया जब हम डिस्कस करेंगे तो विल डू दैट। चलिए, सो कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है। ये आई बिलीव सेक्शन 9 इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, या फिर से रिपीट करने के लिए कहना है तो प्लीज डेफिनेटली यू कैन क्वेश्चन। यस एनीवन? अगर क्लियर हो चुका है तो भी बता दीजिए, कल और अभी तक जितना किया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको सेक्शन नंबर 15 के अंदर लेके जाता हूँ। क्लियर, ठीक। सुरेंद्र जी सिंह सर रिपीट। सुरेंद्र जी आप थोड़े से लेट हैं, चलिए रिपीट मैं ब्रीफ में कर देता हूँ, ठीक है। पूरा तो नहीं कर पाएंगे, ब्रीफ में रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 इज दैट सिविल कोर्ट हैज द इनहेरेंट जुरिसडिक्शन। जब इनहेरेंट जुरिसडिक्शन की बात हम करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि एक सिविल कोर्ट को हम कोर्ट कहते हैं, और कोर्ट होने के कारण से इन्हें जस्टिस डिलीवर करना, और जस्टिस डिलीवर करने के लिए हम मान के चलते हैं कि हर सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन है केस को सुनने का, ठीक है।
सब्जेक्ट टू द पेक्युलरी टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, हर सिविल कोड का जुरिसडिक्शन होता है। और सेक्शन 9 आपको ये जुरिसडिक्शन दे नहीं रहा है। सेक्शन 9 सिर्फ एक डिक्लेरेशन करता है, इट इज ओनली ए डिक्लेरेशन। क्योंकि आप कोर्ट है तो कोर्ट के पास पावर है जस्टिस डिलीवर करने की, तो सेक्शन 9 आपको पावर दे नहीं रहा है। सेक्शन 9 सिर्फ एक डिक्लेरेशन कर रहा है कि आपके पास सारे केसेस को सुनने की पावर रहेगी। दूसरी चीज कि कौन से केसेस आप सुनोगे, तो सूट्स ऑफ सिविल नेचर क्या होते हैं। तो सूट्स ऑफ सिविल नेचर कल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, तो दो तरह से हमने इसको बांटा। वन आर इन विच द प्योर लीगल राइट इज इन्वॉल्व, तो कुछ एक एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे कि लीगल राइट थी जिसमें इन्वॉल्व है, कोई सोशल रिलीजियस कॉन्सेप्ट साथ में नहीं चल रहा है, तो इट इज प्योर लीगल राइट। दूसरा है कि किसी लीगल राइट को डिसाइड करने के लिए कोई सोशल या रिलीजियस इशू भी साथ में इन्वॉल्व है। जैसे कि मैंने कास्ट रिलेटेड इश्यूज की बात करी थी, रिलीजियस रिलेटेड इश्यूज की बात करी, लेकिन उस इशू को डिसाइड करने के बाद कोर्ट को एक लीगल राइट भी डिसाइड करना है। और ये जो सूट है ये तब तक डिसाइड नहीं हो सकता जब तक सोशल या रिलीजियस एस्पेक्ट डिसाइड ना हो, और व्यक्ति का लीगल राइट तब तक सेटल नहीं हो सकता। और मेन जो सेटल उसको करवाना है अपना इशू, वो लीगल राइट है। तो ये सूट्स भी सूट ऑफ सिविल नेचर माने जाते हैं, लेकिन ये प्योर सिविल सूट नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट अ प्योर सिविल सूट, इसमें मैंने कल आपको लिखा हुआ है अभी। तीसरी चीज, whenever there is any express or implied restriction that the civil court cannot entertain the matter, तो फिर सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन जनरली नहीं रहेगा। ठीक है, अगर कहीं पे एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शन है या इंप्लाइडली रिस्ट्रिक्शन मान के चल रहे हैं, अगर लगा हुआ है। एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपने कोई लॉ बनाया, कोई स्टैट्यूट बनाया, जिस लॉ के अंदर आपने कोई स्पेशल कोर्ट या कोई स्पेशल ट्राइब्यूनल जो है उसका गठन किया है, उसको एस्टैब्लिश किया है। तो स्पेशल कोर्ट या ट्राइब्यूनल जब बनाया गया और आपने लिख दिया कि सारे मैटर्स इस कोर्ट या ट्राइब्यूनल में आएंगे, तो इट इज एन एक्सप्रेस डिक्लेरेशन कि ये केसेस नॉर्मल सिविल कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, यह है एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शन। एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शन या तो आउटसाइड सीपीसी लग सकता है, किसी लॉ के अंदर कोई कोर्ट ट्राइब्यूनल बन गया तो आउटसाइड सीपीसी, या फिर सीपीसी के अंदर भी कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगी हुई है। जैसे कि रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो सेक्शन 11 है, और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। सेक्शन नंबर 144 की बात मैं कर सकता हूँ, सेक्शन नंबर 21 कैपिटल ले कह सकता हूँ, लेकिन अभी तक हमने ये सारे प्रोविजंस पढ़े नहीं है तो इनको इन डेप्थ मैं यहाँ पे लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन सीपीसी के अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस है कि कब आप किसी केस को सिविल कोर्ट में नहीं लेके जा पाओगे। ठीक है, दीज आर द जनरल थिंग्स। दूसरा इंप्लाइड रिस्ट्रिक्शन की जब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली आप किसी चीज को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ कि कहीं पे कोई एग्रीमेंट की बात है, वो एग्रीमेंट वॉइड है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है तो कोर्ट में नहीं जाएगा। कोई एग्रीमेंट अनलॉफुल है, वो कोर्ट में नहीं जाएगा। तो ऐसी जो चीजें जो जनरल प्रिंसिपल्स के, पब्लिक पॉलिसी के प्रिंसिपल्स के कोर्ट में जाने में रिस्ट्रिक्ट करती है, तो वहां पे भी कोर्ट के ऊपर इंप्लाइड रिस्ट्रिक्शन है कि आप ऐसे केसेस पे जुरिसडिक्शन नहीं रखते। दो चीजें। तीसरा कि कभी कभी एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी सिविल कोर्ट में मैटर जा सकता है, जो दूल्हाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में कोर्ट ने कहा था, लेकिन वो हर केस में नहीं होगा। उसके लिए कुछ एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। जो कोर्ट ने मेंशन किया वो ये है कि जिस लॉ के अंदर कोई स्पेशल कोर्ट ट्राइब्यूनल बनाया गया, अगर वो लॉ अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है, कल को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है, तो सिविल कोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लग रही थी उस लॉ के बेसिस पे वो रिस्ट्रिक्शन अपने आप हट जाती है। नंबर 2, किसी ट्राइब्यूनल के अंदर आप कंटेस्ट कर रहे हो मैटर को, और ट्राइब्यूनल नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है और उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में या और कोई प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट अगर नहीं कर सकते हो, तो सिविल कोर्ट में आप उस मैटर को वापस लेके आ सकते हो। बिटवीन द सेम पार्टीज इट कैन बी कंटेस्टेड बिकॉज द प्रीवियस मैटर इज नॉट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। तीसरा कि अगर ट्राइब्यूनल या कोर्ट जो भी है या जो भी स्टैट्यूट बना हुआ है वो पार्टीज के बीच में एडिक्वेट रेमेडीज जो उनको मिल सकती है वो नहीं दे पा रहा है, तो सिविल कोर्ट का रुख करके आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, और ऐसे केसेस में सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन रहेगी। तो दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव डन एंड आई हैव स्टेटेड इन ब्रीफ आल्सो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। Now, the next issue related to this is the concept of jurisdiction.
ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिकली इट इज what are the kinds of jurisdiction which we have to see as far as filing of the civil suits are concerned. Kinds of jurisdiction. So, as you all people are the practicing advocates, most of you, so इतना तो सभी को पता है कि one is the pecuniary jurisdiction, the other one is territorial, and the third one is subject matter jurisdiction. टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर। ठीक। फर्दर जाने के लिए आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए एक चीज अभी दिमाग में डाल के रखेंगे कि पेकुनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस में अगर कल को हमें कोई गलती लग जाए, कोई एरर हो जाए, तो वो एरर जो है वो क्यूरेबल रहेगा। क्यूरेबल मतलब उस गलती को ठीक करवा सकते हैं। ठीक है। If there is a pecuniary jurisdiction error and territorial jurisdiction error, it is curable in nature. और curable में क्यों कह रहा हूँ? Because जब आप section number 21 plus section number 99 plus certain judgments of the Supreme Court जब हम discuss करेंगे, we will get to know कि क्यों में ऐसा क्या है। Subject matter jurisdiction की lacking अगर हो, subject matter मतलब कि किसी particular subject matter के ऊपर किसी एक particular court की ही jurisdiction है, बाकियों की नहीं है। ठीक है। और जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, अगर वो कोर्ट केस को सुन ले तो हम कहेंगे देयर इज अ लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमएसीटी का जो क्लेम है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में जो आप क्लेम रेज करोगे वो ट्राइब्यूनल में करोगे, नॉर्मल सिविल कोर्ट में आप नहीं जाओगे। इसका मतलब सिविल कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है। और अगर सिविल कोर्ट इस केस को सुन लेगा तो हम कहेंगे देयर इज अ लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। और अगर लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है तो इट इज अल्टीमेटली इनक्यूरेबल। इट इज इनक्यूरेबल। तो इसका मतलब ये इनक्यूरेबल है, मीनिंग देयर बाय कि ये जो केस कोर्ट ने सुन लिया बिना जुरिस्डिक्शन के, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के, तो वो केस प्रॉपर कोर्ट में जाके फिर से सुनवाई उसकी होने वाली है। तो ये दोनों चीजें हमें एक साथ यहाँ पे डिस्कस करनी है। कमिंग टू द पॉइंट्स वन बाय वन, सबसे पहले पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। देखो, पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन हर स्टेट का अपना अलग रहता है। ठीक है। हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो टाइम टू टाइम ये रिवाइज होता रहता है। लास्ट जो इसको अपडेट किया गया था दैट वाज 3 अक्टूबर 2013, 2013 3 अक्टूबर। ठीक है। एक नोटिफिकेशन पास किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। हमारे पास एक कोर्ट्स एक्ट होता है, एचपी कोर्ट्स एक्ट। तो उस कोर्ट्स एक्ट के अकॉर्डिंगली 1976 का लॉ है, जो जुडिशरी के कोर्स में हम उसको पढ़ाते भी हैं। ठीक है। 2 घंटे का लेक्चर रहता है उसमें हमारा पूरा। तो उसी का एक यहाँ पे मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, दैट इज एचपी कोर्ट्स एक्ट। इस कोर्ट्स एक्ट के अंदर ये मेंशन किया गया है कि कोर्ट, सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन कैसे कैसे बनेंगे। और वहीं पे देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जिसमें कोर्ट की पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन की बात है, जिसको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पास करने से गवर्नमेंट जो है चेंज करती रहती है। क्यों चेंज करती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि आज देखो प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जाएगी। ये आज अगर कोई प्रॉपर्टी 10 लाख की है, 10 सालों बाद वो प्रॉपर्टी शायद 20 लाख की। तो क्योंकि प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाती है तो हमें कोर्ट्स की भी जुरिस्डिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है। अगर कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन इंक्रीज नहीं होगी तो हाउ द मैटर्स विल बी लिस्टेड इन द कोर्ट, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको हिमाचल के प्रोस्पेक्ट में अगर मैं बताऊं दैट व्हाट इज द मैटर ओवर हियर, तो जो हिरार्की है, द हिरार्की इज लाइक दिस। सबसे ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठते हैं जिनको हम प्रिंसिपल सिविल कोर्ट कहेंगे। देयरआफ्टर इट इज सिविल जज, सीनियर डिवीजन, और सिविल जज सीनियर डिवीजन के नीचे इट विल बी सिविल जज। मैं यहां पे जूनियर डिवीजन नहीं कहूंगा। ठीक है। क्यों नहीं कहूंगा, उसके पीछे कारण है।
कि पहले तो इस तरह से लिस्ट होता था। अगर मैं पुरानी बात करूं तो पहले जो थर्ड इन हिरारकी है उनको सब जज कहा जाता था पहले, ठीक है, काफी पहले 1999 से लेकर 2001-2 तक इसको सब जज कहा जाता था। फिर इसमें एक अमेंडमेंट हुआ एचपी कोर्ट्स एक्ट के अंदर ही, सेक्शन नंबर 3 में एक अमेंडमेंट हुआ और ये सब जज हटा के सिविल जज जूनियर डिवीजन कर दिया। ठीक, तो आप लोग अगर कोर्ट्स में जाते होंगे तो जज साहब के चैम्बर के बाहर वो नेम प्लेट में लिखा होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन। लेकिन अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले ही एक और नोटिफिकेशन पास किया गया जिससे ये सिविल जज जूनियर डिवीजन के आगे से ये जूनियर डिवीजन वर्ड हटा दिया गया है। तो अब जो थर्ड इन हिरारकी है उनको सिंपल हम सिविल जजेस कहते हैं, जूनियर डिवीजन उनके आगे हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज अ नोटिफिकेशन पास बाय द गवर्नमेंट एंड इट हैज बीन लिस्टेड इन द एचपी कोर्ट्स एक्ट आल्सो। सो मतलब यहाँ पे सिर्फ सिविल जज, फिर उसके ऊपर सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब जो हमारे नॉर्मल सिविल जजेस हैं, ठीक है, जो लोवेस्ट इन द कैडर होते हैं, इनकी जुरिस्डिक्शन है 0 to 10 लाख तक के मैटर्स को सुनने की। 0 to 10, 10 लाख से ऊपर के मैटर और 20 लाख तक की सीमा तक रहेंगे सिविल जज सीनियर डिवीजन के साथ, और 20 लाख से लेकर 30 लाख तक के मैटर जो है वो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के पास रहने वाले हैं। ठीक है, 20 to 30 डिस्ट्रिक्ट जज, 10 to 20 सीनियर डिवीजन, 0 to 10 नॉर्मल सिविल जजेस। लेकिन अगर आप कोर्ट्स एक्ट पढ़ें तो यू विल गेट टू नो, मैं आपको जनरली बता देता हूं, वहां पे इस तरह से लिखा है दैट द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन ऑल द मैटर्स अप टू 30 लाख। ठीक है, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के पास 30 लाख तक की रेंज का कोई भी केस आ सकता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना जो वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वर्कलोड की डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका जो है वो गवर्नमेंट ने इस तरीके से रखा कि 0 to 10 नॉर्मल सिविल जजेस के पास रहेंगे, थर्ड इन कैडर जो है 10 से 20 लाख तक के मैटर सीनियर डिवीजन के पास रहेंगे, और 20 से ऊपर वाले डायरेक्टली सिविल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, जो ये हिरार्की डेवलप। सेक्शन नंबर 15 हमारा सीपीसी का जो है, सेक्शन नंबर 15 ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है। लिखा नहीं है यहां पे पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, लेकिन आपको समझना है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अब पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से कैसे इसको समझे हम, तो वहां पे क्या लिखा होगा कि जो भी सिविल सूट फाइल किया जाएगा वो लोएस्ट कैडर की कोर्ट में फाइल करेंगे। ठीक है, एवरी सिविल सूट इज टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट कैडर। अब लोएस्ट कैडर की कोर्ट को ढूंढना कैसे है उसका ये तरीका डेवलप कर दिया। 0 to 10 नॉर्मल सिविल जजेस, 10 to 20 सीनियर डिवीजन, 20 to 30 प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। अब लोएस्ट कैडर इसके बेसिस पे चलता है। लाइक इफ आई से कि ये केस जो है हमारा 15 लाख तक की वैल्यूएशन का, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 15 लाख के हिसाब से है, और 15 लाख के हिसाब से ही प्रॉपर्टी को लेके हम जो है सूट की वैल्यूएशन करेंगे और कोर्ट में केस करेंगे। तो 15 लाख का मैटर सुनने की पावर किसकी है? सिविल जज सीनियर डिवीजन की। तो इस केस में सिविल जज सीनियर डिवीजन विल बी कंसीडर्ड टू बी द कोर्ट ऑफ लोएस्ट कैडर। ठीक, ऐसा नहीं है कि लोएस्ट कैडर का मतलब सबसे पहले नीचे वाले जज साहब के पास जाएंगे, नहीं। आप ये देखेंगे कि किसके पास पावर है इतनी लिमिट का केस जो है वो सुनने की। अगर ये केस 5 लाख का होता तो नॉर्मल सिविल जज के पास आता। अगर इस केस की वैल्यूएशन 25 लाख है तो लोएस्ट कैडर की कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज रहेगी, डिस्ट्रिक्ट जज में जाओगे डायरेक्ट। तो दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास ये जो सेक्शन नंबर 15 है, आप एक बार निकाल लीजिए। सेक्शन 15 कह रहा है एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। और लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट कैसे देखना है? बाय व्यू ऑफ द कोर्ट्स एक्ट। तो कोर्ट एक्ट में जिस तरह से जो हायरार्की डेवलप कर रखी है, जो जुरिस्डिक्शंस दे रखी है, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा सेक्शन नंबर 6 सीपीसी का सेक्शन 6 जो ये कहता है कि किसी भी कोर्ट के पास अपनी जुरिस्डिक्शन से ज्यादा का केस सुनने की पावर नहीं होगी। जिनकी पेक्यूनरी लिमिट 10 लाख है तो वो 10 लाख का ही केस सुने, वो 15 लाख का केस ना सुने। जिसकी 20 लाख तक की लिमिट है वो 20 तक ही सुनेगा, उससे ऊपर ना सुनेगा।
जिसकी 30 लाख तक की लिमिट है डिस्ट्रिक्ट जज की, वो 30 से ऊपर के मैटर ना सुने, क्योंकि 30 से लाख से ऊपर के मैटर जो सुनने की पावर हमारे हाई कोर्ट के पास रहेगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस। सेक्शन 6 रेड विद सेक्शन नंबर 15 विल टेल अस दैट व्हाट आर द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन एंड हाउ द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड इज टू बी सीन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कैसे ढूंढा जाता है। दूसरी चीज, व्हेन इट कम्स टू द अपील, तो अपील आपके अगर सिविल जजेस ने केसेस को सुना है, ये सिविल जज सीनियर डिवीजन ने या नॉर्मल सिविल जज ने, तो अपील हमारा डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में किसी केस को सुना है तो हमारा फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज नॉर्मली यू पीपल हैव सीन इन द कोर्ट्स आल्सो। इज इट क्लियर? और सेक्शन नंबर 15 जो है ना, ये रूल ऑफ प्रूडेंस है। रूल ऑफ प्रूडेंस का मतलब कि आपको इस तरीके से काम करना है ताकि अननेसेसरली हायर अथॉरिटीज के पास बर्डन जो है केसेस का वो ना आए। ठीक है, तो रूल ऑफ प्रूडेंस के सेक्शन 15 के आगे पीछे लिख लेना, इट इज द रूल ऑफ प्रूडेंस, PRUDENC, या इसको रूल ऑफ प्रोसीजर भी कह देते हैं। मैं लिख ही देता हूं, इट इज रूल ऑफ प्रोसीजर। इसको लिख लेना, इट इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर, इट इज टू बी फॉलोड। ठीक है, व्हेनेवर द केसेस आर टू बी फाइल्ड। क्लियर? सेक्शन नंबर 15 पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शंस क्या है, कैसे डिसाइड करनी है और कैसे पता लगेगा कि कौन सी कोर्ट में केस जाने वाला। नंबर 2 इज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस को कैसे देखा जाए। तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस को लेके हमारा सेक्शन नंबर 16, 17 जो है वो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले यहाँ। देखो 16 और 17 में क्या कॉन्सेप्ट है कि देर आर सर्टेन मैटर्स विच आर बेसिकली रिलेटेड विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेके किस तरीके के केसेस आ सकते हैं, अगर हम जनरली डिस्कस करें बिना बेरिक्स में जाए, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना। आपकी प्रॉपर्टी है, किसी और ने पोजीशन ले लिया गॉड फॉरबिड, तो आप वो प्रॉपर्टी रिकवर करना चाहते हैं। अब जब आप प्रॉपर्टी की रिकवरी करोगे तो या तो सिर्फ प्रॉपर्टी ले लो, या फिर प्रॉपर्टी के साथ कोई रेंट वो व्यक्ति इंजॉय कर रहा था तो वो भी ले लोगे। मैंने प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट जिसको आप कहते हैं मैंने प्रॉफिट, वो भी आप ले सकते हैं। अब मैंने प्रॉफिट क्या होते हैं इस पे अलग से डिस्कशन करेंगे पहले। ठीक है, एनी वन ऑफ यू वांट टू टेल मी दैट व्हाट आर मैंने प्रॉफिट्स? यस, एनीवन? चलिए, सो लेट मी स्टार्ट। हाँ बोलिए बोलिए। जो प्रॉपर्टी प्रॉफिट हुआ है उसे सर मैथ में प्रॉफिट है। Whosoever is speaking, please speak loudly. You know, I'm not able to hear. सर जो प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट हुआ है उस पर्सन को जिसके पास प्रॉपर्टी है, सर उसे मैथ में प्रॉफिट कहा जाएगा सर? ठीक है, इस व्यक्ति को अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो क्या उसे मैंने प्रॉफिट कहा जाएगा? We cannot say it is a correct definition of मैंने profit. ठीक है, it is something different. Surinder ji is giving a message that profits acquired from the unauthorized possession of the property. Look, it is not required that you have enjoyed a profit, etc. ठीक है, let me give you an example and I hope you will get to know what are the many profits. ठीक है, जरूरी नहीं है कोई प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। Like there is a property, this property belongs to Mr. A, he is the owner, and a person Mr. B, he takes possession over the property. अब B इस प्रॉपर्टी में है, इस प्रॉपर्टी में मान लीजिए ये कुछ एक रूम्स बने हुए हैं, ठीक है, देयर आर सर्टेन, जिसमें यहाँ पे 10 रूम्स बना देता हूं, तो ये 10 कमरे इस प्रॉपर्टी में थे। ये प्रॉपर्टी ए की थी, लेकिन ए ने ये कमरे किराए पे दिए भी हो सकते हैं, शायद ना दिए हो, ठीक है, लेकिन बी इस प्रॉपर्टी में आता है और बी इस प्रॉपर्टी पे कुछ एक लोगों को किराएदार रख देता है, ठीक है। ए भी यहां पे किराएदार रख सकता था लेकिन उसने रखे नहीं थे, ठीक है।
he may have acquired certain benefits from this property but he has not acquired that. बी ने इस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, कुछ एक लोगों को किराएदार रखा, उन लोगों से किराया वसूलना शुरू कर दिया। सो एक्चुअली ये जो इनकम बी इंजॉय कर रहा है उसका लीगल एंटाइटलमेंट मिस्टर ए के पास, ठीक है, मिस्टर ए के पास। मान लीजिए 1 जनवरी 2021 से लेके 9 नवंबर 2021 तक ये प्रॉपर्टी बी के पोजीशन में थी। तो इस प्रॉपर्टी में बी पोजीशन होल्ड करके जो भी प्रॉफिट अगर इसने लिया है वो भी, और जो ये जनरेट कर सकता था वो भी, ठीक है, उन सारे प्रॉफिट्स का एक कैलकुलेशन किया जाएगा। आप लोग एक बार डेफिनेशंस निकालिए, जस्ट टेक इट आउट, डेफिनेशन क्लॉजेस, और डेफिनेशन क्लॉजेस में सेक्शन 2 क्लॉज 12 निकालिएगा, 2 क्लॉज 12। मैंने प्रॉफिट्स की डेफिनेशन लिखा है, मैंने प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स which a person in wrongful possession, जैसे मेरे केस में B is in a wrongful possession, उसकी बात होगी, in wrongful possession has actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, कि या तो वो चीज उसने रिसीव कर ली है या वो कर सकता था, दोनों चीजें हैं। तो जैसे इस प्रॉपर्टी में 10 कमरे हैं, एक कमरे का किराया 2000, तो 10 कमरों का किराया 20,000 बी जो है वो निकाल सकता। इसने सिर्फ 5 कमरे रेंट पे दिए, तो 5 कमरे रेंट पे देने का मतलब इसने 10,000 रुपए का प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया, प्लस 10,000 का वो और प्रॉफिट जनरेट कर सकता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो रॉन्गफुल पोजीशन में है और ये प्रॉफिट को या तो कर चुका है रिसीव या फिर कर सकता था विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, तो जब भी मिस्टर ए अपनी ये प्रॉपर्टी बी से खाली करवाएगा तो प्रॉपर्टी के साथ साथ वो ये मैंने प्रॉफिट भी क्लेम करेगा। मतलब जो 20,000 रुपए तक का किराया ये ले सकता था पर मंथ, ठीक है, वो सब जो है बी से रिकवर किया जाएगा। प्लस ये जो प्रॉफिट है इसके ऊपर इंटरेस्ट के चार्जेस भी लगाए जाएंगे। तो ये मैंने प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से की जाती है। दोबारा से अगर पढ़े तो विल गेट टू नो दैट मैंने प्रॉफिट मींस प्रॉफिट व्हिच अ पर्सन इन अ रॉन्गफुल पोजीशन हैव एक्चुअली एक्वायर्ड और रिसीव्ड और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड देयरफ्रॉम, या तो कर लिया है या कर सकता था, टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट का अमाउंट निकला है मैंने प्रॉफिट का उसके ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट वो भी आप प्रॉपर्टी की रिकवरी के साथ क्लेम करोगे। लेकिन इसी के आगे एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन कहती है बट शैल नॉट इंक्लूड द प्रॉफिट ड्यू टू द इंप्रूवमेंट्स मेड बाय अ पर्सन इन अ रॉन्गफुल पोजीशन, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड द प्रॉफिट्स मेड बाय अ पर्सन इन अ रॉन्गफुल पोजीशन। अब इसको भी साथ में समझिएगा, फिर दोबारा से रिपीट करते हैं। द एग्जांपल इज लाइक दिस इज अ प्रॉपर्टी which belongs to Mr. A. B takes the possession over this property. अब ये प्रॉपर्टी जो ना मान लो ओपन लैंड है, ठीक है, इट इज एन ओपन लैंड। बी ने क्या किया, जितनी भी यहां पे कल्टीवेशन होती थी जिसको बेच के ए पैसे कमाता था वो सारे के सारे अब जो है बी इंजॉय करता है। इतना क्लियर? एक प्रॉपर्टी है, मान लो खेत है किसी का, उस खेत पे किसी और व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, खेत पे जितने भी क्रॉप्स थे उनको बेच के बी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो द प्रॉफिट विच ही हैज रिसीव्ड, ठीक। तो जब भी मिस्टर ए अपनी ये प्रॉपर्टी बी से वापस क्लेम करेगा तो जितना पैसा बी ने एंजॉय किया है वो पैसा भी क्लेम करेगा विद इंटरेस्ट। क्लियर? इतना क्लियर? लेकिन इसमें आगे चलते हैं कि कौन सी चीज हम मैंने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते समय एक्सक्लूड कर देंगे। अब देखो ये प्रॉपर्टी में जो क्रॉप्स जनरेट होती थी उन क्रॉप्स को उनका कल्टीवेशन होता था 20,000 रुपए के प्रॉफिट के हिसाब से, 20,000। लेकिन क्योंकि ओपन एरिया है, कोई फेंसिंग नहीं है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं, उसके कारण से प्रॉफिट था वो थोड़ा सीमित है, मतलब 20,000 रुपए का प्रॉफिट निकलता था। लेकिन क्रॉप बहुत सारे जानवर, जंगली जानवर खा जाते, ठीक है।
तो हम कहेंगे कि बी का प्रॉफिट होना है। बी ने क्या किया, तो बी ने इस प्रॉपर्टी पे पोजेशन कर दिया, तो पोजेशन करने के बाद उसने इस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर एक बाउंड्री वॉल जनरेट करवा दी। अब बाउंड्री वॉल जनरेट करवाने से जो जंगली जानवर यहाँ पे फसल खा जाते थे वो नहीं आए। डन। और ऐसा करने से यहां से जो कल्टीवेशन निकालने के बाद आप बी ने प्रॉफिट निकाला, वो प्रॉफिट बढ़ के 20,000 से 30,000 रुपए हो गया, 30,000। ठीक। लेकिन जो 10,000 रुपए का एडिशनल मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो कैसे हुआ? क्योंकि बी ने प्रॉपर्टी पे इंप्रूवमेंट करवाई है। नो डाउट ही वॉज इन अ रॉन्गफुल पोजीशन, बट उसने प्रॉपर्टी पे एक इंप्रूवमेंट करवाया, और इंप्रूवमेंट करवाने के बाद प्रॉपर्टी में से प्रॉफिट और आए। डन। अब मान लो कि ए जो है वो बी के अगेंस्ट रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी का केस फाइल करता है। ठीक। साथ के साथ वो मैंने प्रॉफिट्स भी क्लेम करेगा। सो क्वेश्चन यहां पे ये है कि जब वो मैंने प्रॉफिट्स क्लेम करेगा तो 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट क्लेम करेगा या 30,000 के ऊपर क्लेम करेगा? द आंसर विल बी कि सिर्फ 20,000 के ऊपर वो क्लेम कर सकता है। द रीजन इज कि जो प्रॉफिट एडिशनल हुआ है, ठीक है, वो एडिशनल इसलिए हुआ क्योंकि जो रॉन्गफुल पोजीशन में व्यक्ति बैठा है उसने प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट करी है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट हम मैंने प्रॉफिट की कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो अगर आप दोबारा से पढ़े मैंने प्रॉफिट की डेफिनेशन, तो सीधा इसको उठाते हैं मैंने प्रॉफिट, और लास्ट में उठा लो shall not include the profits due to the improvements made by a person in a wrongful possession। अगर कोई व्यक्ति रॉन्गफुल पोजीशन में है लेकिन उस प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट करवाता है और इंप्रूवमेंट करवाने से कोई प्रॉफिट और होता है, तो वो मैंने प्रॉफिट की कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक। क्योंकि अल्टीमेटली वो जो बेनिफिट इंप्रूवमेंट हुआ प्रॉपर्टी में, उसका बेनिफिट तो ए को ही होना है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। नॉर्मली जो ए रिसीव करता था या कर सकता था, जो बी रिसीव कर रहा है या कर सकता था, हम उतना ही क्लेम जो है वो एस्टेब्लिश करवाते हैं। क्लियर? लेकिन जो भी मैंने प्रॉफिट्स का अमाउंट होगा विद इंटरेस्ट हम जो है ले सकते हैं। क्लियर? मैंने प्रॉफिट्स क्या है। ठीक है। सो आई एम कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के कॉन्सेप्ट पे आ गए। ठीक है, आप लोग मैंने प्रॉफिट जो मैंने भी आपको बताया ना, इसको समझ लिया। इस पे क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैंने प्रॉफिट। तो आपको सेक्शन 2 क्लॉज 12 की डेफिनेशन जो है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एंड वट एवर आई हैव स्टेटेड यू, ठीक है, तो इसी को समझ के इसी को अगर लिख दो और यही एग्जाम्पल दे दो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे वापस आते हैं। सेक्शन नंबर 16 स्टेट्स दैट नंबर 1, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की रिकवरी करना चाहते हो, दैट इज द रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी का सूट है, प्लस कोई प्रॉफिट क्लेम करना है जिससे मैंने प्रॉफिट्स भी आएंगे, या फिर कोई रेंट क्लेम कर रहे हो साथ में, या फिर कोई इंटरेस्ट का अमाउंट क्लेम कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, वेदर विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट, तो ये जो केस होगा जनरली ये किया जाएगा वेर एवर द प्रॉपर्टी सिचुएट्स, वेर एवर द प्रॉपर्टी सिचुएट्स, इस कोर्ट का जुरिसडिक्शन रहेगा। ठीक है। नंबर 2, किसी भी प्रॉपर्टी में अगर पार्टीशन क्लेम करना है और अपना अपना स्पेसिफिक शेयर एलोकेट करवाना है, तो केस होगा वेयर एवर द प्रॉपर्टी सिचुएट्स। दो चीजें हो गई। नंबर 3, कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किए हुए हो या फिर उस प्रॉपर्टी को लेके रिडम्पशन या फोरक्लोजर का केस करना है। अब रिडम्पशन या फोरक्लोजर ये दोनों टीपीए के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं आपको जर्नल सेंस में समझा देता हूँ, आप अपनी रेफरेंस में लिखना चाहें तो लिख लें। देखो, फोरक्लोजर और मॉर्गेज क्या है? ठीक है, इट इज अ थिंग लाइक दिस कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और उससे मैंने कुछ एक पैसा उधार ले लिया,
डन। तो मॉर्गेज डीड तैयार होगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी जब किसी को दी जाएगी और उससे बदले में लोन लिया जा रहा है तो इट इज अ मॉर्गेज। मॉर्गेज के जनरली पीपीए में 6 मेथड्स रखे गए कि 6 तरीके से मॉर्गेज किया जा सकता है, सिंपल मॉर्गेज, यूजुफ्रक्टरी एटसेट्रा। अब अगर मॉर्गेज हुआ और हमने एक टाइम लिखा होगा ना मॉर्गेज डीड में कि फलानी डेट में पैसे मैं दे दूंगा और मेरी प्रॉपर्टी आप वापस छोड़ देना। मान लीजिए वो डेट अराइव हो जाती है और मैंने जो पैसा लोन लिया है वो वापस कर देता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास मेरी प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, वो मेरी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को रिलीज नहीं करता है, तो आई हैव अ राइट टू सीक अ सूट फॉर रिडम्पशन। मैं अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करवाऊंगा। तो रिडम्पशन कौन करवाता है? मॉर्गेजर, जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को दी हो, वो रिडम्पशन का सूट करता है। गॉट इट? मान लीजिए डिफॉल्ट हो जाता है पेमेंट में, जो ड्यू डेट रखी थी उस डेट पे पेमेंट नहीं होता, तो जिसको भी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई गई है वो अपनी तरफ से एक्शन ले सकता है। या तो वो प्रॉपर्टी को सेल आउट करवाने के लिए कोर्ट में चला जाएगा, या फिर वो एक फोर क्लोजर का सूट करेगा। फोर क्लोजर का सूट अगर वो करता है और कोर्ट एक डिक्री पास कर देता है, तो उसका मतलब कि मैं अपने रिडम्पशन के राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे तो बहुत एग्जॉस्टिव टॉपिक है, मेरे को 6 दिन लग जाते हैं रिडम्पशन और फोर क्लोजर समझाने के लिए, लेकिन ब्रीफ में अगर मैं समझाऊं तो रिडम्पशन इज द राइट ऑफ मॉर्गेजर, foreclosure and sale is the right of mortgagee. Got it? Redemption is the right of mortgager. लिख लेना नहीं। मॉर्गेजर कौन है? जिसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, जो ट्रांसफरर है प्रॉपर्टी का, जिसने लोन लिया है, जो डेटर भी है साथ। मॉर्गेजी कौन है? जिसने लोन दिया है, जो क्रेडिटर है। मॉर्गेजी को अगर टाइम पे पैसा ना मिले तो वो अपने 2 ऑप्शन है उसके पास, या तो सेल करवा ले या फोरक्लोज करवा ले। अगर प्रॉपर्टी की सेल का सूट करता है तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट एक डिक्री पास करेगा सेल की, फिर प्रॉपर्टी का ऑप्शन होगा। ठीक है, ब्रीफ में इतना ही समझा पाऊंगा। दूसरी चीज कि अगर वो फोरक्लोजर का सूट करता है, जो कि हर तरह के मॉर्गेज में नहीं हो पाता है। मैंने बताया मॉर्गेज के 6 टाइप्स होते हैं, सिर्फ एक मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एक ऐसा टाइप ऑफ मॉर्गेज है, और एक एनॉमलस मॉर्गेज। 2 तरह के मॉर्गेज के टाइप्स बता रहा हूं, वन इज द कंडीशनल सेल, नेक्स्ट वन इज द एनॉमलस मॉर्गेज। अब कंडीशनल सेल और एनॉमलस मॉर्गेज अपने आप में एक एग्जॉस्टिव एरिया है, लेकिन ये 2 काइंड्स ऑफ मॉर्गेज जो है, इन्हीं में फोरक्लोजर हो सकता है। बाकियों में सिर्फ सेल का ऑप्शन होता है, फोरक्लोजर नहीं होता है। ठीक है, बाकी अगर इन डेप्थ समझना है तो पीपीए के सेशन लेके वहां से सुन लो। ठीक है, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव एरिया है, आई कैन नॉट डिक्टेट एवरीथिंग ओवर हियर बिकॉज इट इज अ पीपीए सेशन। बट समझ गए ना सिंपल क्या है? तो आपको अगर प्रॉपर्टी को लेके रिडम्पशन का केस करना है, फोरक्लोजर का करना है, या सेल का करना है, या कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के चार्ज में रखी गई है, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है और हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ के पास है, ठीक है, वाइफ के चार्ज में है, मुस्लिम लॉ के अंदर वाइफ के चार्ज में प्रॉपर्टी चली जाती है, तो ऐसे केसेस में भी वेरेवर द प्रॉपर्टी सिचुएट्स वहीं पे केस किया जाएगा। ठीक है, टीपीए की रेफरेंस में हमने 3 चीजों की बात करी, रिडम्पशन, सेल, फोरक्लोजर। रिडम्पशन, सेल और फोरक्लोजर दोनों आपस में अलग अलग चीजें हैं। रिडम्पशन का राइट एक व्यक्ति एक्सरसाइज करता है जिसने किसी से कर्जा लिया है, कर्जे का पैसा वो दे चुका है या देने के लिए रेडी है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, तो आपके पास टाइम होता है 30 ईयर्स का। 30 सालों के अंदर अंदर आप रिडम्पशन का सूट कर सकते हैं। आपने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, तो सामने वाला प्रॉपर्टी की सेल के लिए जा सकता है। प्रॉपर्टी की सेल को लेकर अगर वो केस करना चाहता है तो उसके पास 12 साल का समय है। तीसरा कि कुछ एक टाइप्स ऑफ मॉर्गेज में फोरक्लोजर हो जाता है। फोरक्लोजर की अगर कोई डिक्री पास कर दे तो रिडम्पशन के राइट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, माधव मेरे सामने, माधव मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, समझते जाइएगा। और ये समझिएगा कि हमने मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल किया। एक तरह का मॉर्गेज होता है जिसमें कंडीशनल सेल है, जिसमें ये लिखा जाता है कि अगर कंसर्न डेट पे पेमेंट नहीं हुआ तो ये मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी हुई है ये सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा लिखा है। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि जो रिडम्पशन का आपका राइट होता है, ठीक है, रिडम्पशन का राइट
इस तरह से कहा जाता है कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, कि अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिरवी रखी है और ड्यू डेट निकल गया, उस व्यक्ति ने कोई भी राइट अपना एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया है, तो मैं अगर उसको 20 सालों बाद भी पैसे दूंगा ना, तो मेरा राइट है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूं। ये मेरा इनडिफीजिबल राइट होता है रिडम्पशन का। क्लियर? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मेरी एक प्रॉपर्टी किस आपके पास गिरवी है, मैं ट्रांसफरर हूं, आप ट्रांसफरी हैं, मैं डेटर हूं, आप क्रेडिटर हैं, मैं मॉर्गेजर हूं, आप मॉर्गेजी हैं। ठीक है, माधव का एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे सामने बैठे। अब मैंने क्योंकि आपको जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी, हमने जो मॉर्गेज का तरीका रखा वो था मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। डन? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में हमने ये लिख दिया कि अगर कंसर्न डेट पे, जो भी डेट हमने रखी है उस डेट पे डिफॉल्ट हो जाएगा पेमेंट में, तो ये जो हम आज प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं ये सेल मानी जाएगी और सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। डन? ठीक। अब मान लो वो डेट अराइव हो जाती है, ठीक, मैंने आपको पैसा वापस नहीं किया है जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा रिडम्पशन का राइट खत्म हो गया। आपको मेरा रिडम्पशन का राइट रोकने के लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। वो एक्शन क्या है कि आपको सूट फॉर फॉरक्लोजर फाइल करना है। ठीक, आप कोर्ट, क्योंकि सेल का सूट आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो हमने लिखा है कि वो सेल कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अपने आप नहीं होगी, आपको कुछ करना पड़ेगा ना। उसके लिए करना क्या है कि आपको मेरे रिडम्पशन के राइट को रोकना है। रिडम्पशन का राइट क्यों रोकोगे आप? क्योंकि मेरा राइट इनडिफिजिबल है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो मैं जब पेमेंट करूंगा आपको मेरी प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी, इसलिए आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो? आप फोरक्लोजर करोगे। फोरक्लोजर का ऑर्डर नंबर 34 सीपीसी के अकॉर्डिंगली एक सूट फाइल किया जाएगा, सूट फॉर फोरक्लोजर, जिसमें कोर्ट एक डिक्री पास करेगा जिसको हम प्रीलिमिनरी डिक्री कहते हैं। डिक्री पास करने के बाद कोर्ट ये कहेगा कि हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, अगर आप 6 महीने के अंदर पेमेंट कर देते हो तो ये डिक्री पास नहीं होगी, और अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम फोरक्लोजर की फाइनल डिक्री पास कर देंगे। डन? मैं अगर आपको 6 महीने में पेमेंट कर दूं तो चीजें सेटल हो गई, आपको मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करनी है, मॉर्गेज इज ओवर। लेकिन अगर मैं 6 महीने प्रीलिमिनरी डिक्री पास होने के बाद 6 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करता हूं, तो आप कोर्ट से फाइनल डिक्री के लिए एक एप्लीकेशन लगाओगे। कोर्ट एक फाइनल डिक्री पास कर देगा जिसमें आपको एक डिक्री मिलेगा, डिक्री फॉर फोरक्लोजर। डन? आपको जब वो डिक्री मिल गया, मेरा रिडम्पशन का राइट हमेशा के लिए खत्म हो चुका। ये है फोरक्लोजर। ये सिर्फ मॉर्गेज में कंडीशनल सेल में होता है, बाकी में नहीं होता है। दोबारा से कह रहा हूं, एग्जॉस्टिवली पढ़ना है तो टीपीए के सेशंस को सुन के उनको समझ लेना कि किस तरीके से मॉर्गेज जो है वो होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्यूज मी सर, मॉर्गेज। यस यस सर। सर जैसे रजिस्टर्ड मॉर्गेज होती है जैसे, नहीं, मॉर्गेज जनरली रजिस्टर्ड ही होगी। हाँ पूछिए, आप सवाल पूछिए पहले। हाँ जैसे रजिस्टर्ड मॉर्गेज होगी और उसमें नहीं लिखा होगा कि विद इन इतने टाइम, मतलब जैसे आपका लोन है 20 इयर्स का, मान लीजिए लोन है 20 इयर्स कंप्लीट हो गए एंड इट इज नॉट मेंशन इन द रजिस्टर्ड मॉर्गेज कि आफ्टर 20 इयर्स ये प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। तब हम इसको सेल नहीं कर सकते मतलब? नहीं नहीं, देखो मैंने ये कहा कि यहाँ पे फोरक्लोजर की बात हो रही थी, ये सेल की बात मैंने करी नहीं बिल्कुल भी। आप जो कह रहे हैं ना, जैसे रजिस्टर्ड मॉर्गेज, को मैं जनरल सेंस में कहूँ तो सिंपल मॉर्गेज होता है वो, जिसको आप थ्रू रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज कहा जाता है उससे। सिंपल मॉर्गेज में क्या है कि मैंने आपको प्रॉपर्टी गिरवी रखी, हम लोगों ने एक सिंपल मॉर्गेज का डीड बनाया जिसमें हमने ये लिखा कि इतने सालों के बाद पेमेंट जो है अगर नहीं आया तो मॉर्गेज की डीड जो है वो माना जाएगा कि उसकी वायलेशन हुई है। ठीक है, फिर पार्टीज अपने अपने राइट्स पे इन्वोक कर सकती है। अब मान लो वो जो भी टाइम रखा गया 20 साल का, 30 साल जो भी है, उस टाइम के बाद के अंदर अंदर पेमेंट नहीं आता है, तो ऑप्शन क्रेडिटर के पास, जिसने पैसा दिया है उसके पास क्या है, तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट में केस फाइल करेगा, सूट फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, वो फोरक्लोजर का केस नहीं करेगा, वो केस करेगा सूट फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। आप जब कोर्ट में सूट फॉर सेल करोगे तो कोर्ट सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी डिक्री पास करेगा। प्रीलिमिनरी डिक्री पास करने के बाद मुझे टाइम दिया जाएगा कि क्या मैं 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर सकता हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो वो मैटर जो था वो रिजॉल्व हो जाएगा और कोर्ट अकॉर्डिंगली डिक्री पास कर देगा। ठीक है, उसमें सेल नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको पैसा दे दिया है आपका। अगर मैं आपको पैसा नहीं देता हूं
तो फिर आपकी प्रीलिमिनरी डिक्री को कोर्ट फाइनल में कन्वर्ट करके मेरी जो प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी है उसको सेल करवाएगा और सेल करवा के आपका जो कर्जा था वो आपको वापस मिलेगा। ये तरीका है। क्लियर? दोनों अलग अलग इश्यूज है। फोरक्लोजर इज समथिंग डिफरेंट, सेल इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, फोरक्लोजर का सूट जब हम फाइल करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि मॉर्टगेजर के रिडम्पशन के राइट को रोका जाए, इसलिए करते हैं। जब हम सूट फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं तो हमारा पर्पस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, हमारा मकसद है हमारा पैसा जो था विद इंटरेस्ट वापस आए। इसलिए हम पहले तो कहेंगे कि हमारा पैसा मिल जाए, नहीं मिलता है तो हम प्रॉपर्टी की सेल के लिए सूट कर रहे हैं। अगर सूट करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी, कोर्ट सबसे पहले जिसने कर्जा लिया है उसको अलाउ करता है कि आप कर्जा अगर वापस कर सकते हैं विद इंटरेस्ट तो कर दीजिए। ठीक है, अगर वो हो जाता है तो माना जाएगा मॉर्टगेज सेटल हो चुका है। अगर वो कर्जा वापस नहीं हुआ, 6 महीने का टाइम भी निकल गया, तो कोर्ट प्रीलिमिनरी डिक्री के बेसिस पे फिर फाइनल डिक्री पास कर देता है और फिर वो प्रॉपर्टी सेल के लिए जा सकती है। ठीक है, फिर वो सेल के लिए जाएगी फाइनल डिक्री पास होने के बाद, फिर कोर्ट सेल होगा, कोर्ट सेल के बाद फिर आपका जो मॉर्टगेज है वो सेटल होता है। तो दिस इज द एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट। क्लियर? यस सर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका जो क्वेश्चन है रजिस्टर्ड मॉर्टगेज वाला, उसके लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि सूट फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी को रोकेगा नहीं है। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो समझ गए ना, प्रॉपर्टीज की रिकवरी के लिए विद इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट, विद प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट, कोई भी केस करना है वेरेवर द प्रॉपर्टी सिचुएट्स वहां पे करोगे। पार्टीशन रिलेटेड इश्यूज है, वेरेवर द प्रॉपर्टी सिचुएट वहां पे केस करोगे। फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन चार्ज का केस है, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहां पे केस करोगे। डन? इसके साथ साथ कोई प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कुछ रॉन्ग कमिट किया गया, जैसे मान लो आपकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक आपके नेबरर ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैंक की खुदाई कर दी। ठीक है, अब इट इज अ मैटर रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। ठीक, या फिर आपका कल्टीवेटेड लैंड है, आप जहां पे फसल उगा सकते हैं, वहां पे कुछ ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल दिए गए जिसके बेसिस पे आपकी वहां पे कल्टीवेशन रुक सकती है। तो आप इंजंक्शन लेना चाहते हो, या जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ उसके लिए कंपनसेशन लेना चाहते हो, वेरेवर द प्रॉपर्टी सिचुएट्स वहां पे केस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज एडिशनल है, क्योंकि देखो आपने, जिसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मिस्टर ए ने बी की प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ गलत काम किया। गलत काम जैसे कि मैंने कहा कि कल्टीवेटेड लैंड है, आपने उसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइजर जो थे, जो डलने चाहिए थे, उस वहां पे कुछ और गलत चीज डाल दी। ठीक है, जिससे वो पूरी जो लैंड है वो अनकल्टिवेटेड हो सकती है, बंजर जमीन हो सकती है या हो गई। आपकी जमीन को नुकसान हुआ, आप कंपनसेशन लेना चाहते हैं, तो या तो जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहीं पे केस कर लो, या फिर क्योंकि आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है, लेकिन प्रॉपर्टी से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं हो, आपको कंपनसेशन चाहिए बेसिकली। तो कंपनसेशन क्लेम करने के लिए एक आपके पास रास्ता और भी है, वो क्या है? सेक्शन 16 के नीचे एक प्रोवाइजो है। ठीक है, जहां पे लास्ट क्लॉज खत्म होता है उसके नीचे एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि wherever the compensation for wrong to the immovable property is there and the personal obedience of the defendant is required, so the suit can be filed wherever the property situates, number one, or wherever the defendant resides, carries on his business or professionally works for gain. तो एक एडिशनल आपको जगह मिल जाएगी केस फाइल करने के लिए, या तो जहां पे प्रॉपर्टी है वहीं कर लो, और अगर वहां नहीं कर सकते तो जहां पे भी डिपेंडेंट रहता है, बिजनेस करता है, काम करता है, वहां पे भी केस कर सकते हो। ये एडिशनल है। ठीक है, इन केसेस में, क्योंकि आप प्रॉपर्टी नहीं डिमांड कर रहे, आप प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है उसके लिए कंपनसेशन डिमांड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर कोर्ट की जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी कोर्ट मैटर को सुन सकती है, क्योंकि कंपनसेशन रिलेटेड इशू है। एक बार प्रोवाइजो देखते हैं। प्रोवाइजो पढ़ रहा हूं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ और रिस्पेक्टिंग कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी held by or on behalf of the defendant may,
where the relief sought can be entirely be obtained through the personal obedience. Personal obedience का मतलब होता है कि जब आप डिफेंडेंट जहां पे रहता है या डिफेंडेंट की प्रेजेंस कोर्ट में ज्यादा इजीली इंश्योर कर सकते हो, ठीक है, where the relief can be entirely obtained through the personal obedience be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property situates. एक तो ये है, या फिर और in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually resides or voluntarily resides or carries on his business or personally works for gain. तो ऐसे केसेस में आपके पास एक से ज्यादा कोर्ट में जाने का रास्ता है, ठीक है। आप या तो वहां पे केस कर लो जहां पे प्रॉपर्टी थी, या फिर वहां पे केस कर लो जहां पे डिफेंडेंट रहता है, काम करता है, बिजनेस करता है, ठीक है। अगर वहां पे अगर इजीली रिलीफ मिल सकता है आपको तो यू कैन गो फॉर सिंपल, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच्ड करके रखी गई है, अटैचमेंट के अंदर है, तो जहां पे भी अटैचमेंट किया गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी एनी ऑफ द दीज, तो जहां पे भी अटैचमेंट किया गया है वहां पे केस कर लो। सेक्शन 16, कभी कभी लोग कहते हैं कि सर सेक्शन 16 सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, नहीं, सेक्शन 16 में एक क्लॉज मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए भी बनाया गया है, ठीक है। यू जस्ट टेक इट आउट। सेक्शन 16 में मैं पूरा ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जितने क्लॉजेज हमने कर लिए हैं मेरे ख्याल से एक बार रिकलेक्ट हो जाएंगे। आई एम रीडिंग इट, दैट सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी एंड अदर लिमिटेशंस। तो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन को तो ध्यान में हमेशा रखेंगे। एंड अदर लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, द सूट्स फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट्स एंड प्रॉफिट्स। तो विद एंड विदाउट रेंट्स और प्रॉफिट्स में मैंने प्रॉफिट्स की भी बात आई। फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन in the cases of mortgage or charge upon an immovable property, for the determination of any other right or interest in the immovable property, इसको भी डिस्कस करेंगे हम। for any compensation for wrong to the immovable property, इसी की बात मैं कर रहा हूं कि अगर किसी immovable property को नुकसान किया है तो प्रोवाइजो साथ में चलता है। एंड अंडरलाइन कर देगा नेक्स्ट पॉइंट को, फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, कि कोई अगर मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करके रखी गई है, डिस्ट्रेंट करके रखी है किसी कर्जे के बदले में, तो जहां पे वो प्रॉपर्टी है वहीं पे आप केस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, लास्ट वाले क्लॉज के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। मिस्टर ए ने बी को अपनी गोल्ड की चेन जो है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो गिरवी रखी और बी ने इसके बदले में ए को कुछ एक पैसा जो है वो दिया है एज ए लोन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बी के पास है तो हम कहेंगे इट इज अंडर द डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, ठीक है, इन बीज पोजेशन द प्रॉपर्टी। तो जब भी एक मान लो पैसे दे देता है लेकिन बीज की प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी वापस नहीं करता, तो जहां पे भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच या डिस्ट्रेंट करके रखा गया था उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आप ये केस कर सकते हैं, ठीक है। और बीच में एक क्लॉज ये छूट गया, क्लॉज नंबर डी, दैट इज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप इस तरह से ले लो कि जैसे देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए एंड देयर इज अ पर्सन मिस्टर बी, दिस इज अ प्रॉपर्टी, ए क्लेम्स दैट आई एम द ओनर, बी क्लेम्स आई एम द ओनर, ठीक है। दोनों ही मान लो प्रॉपर्टी के पोजीशन में है या दोनों ही नहीं है, लेकिन ए कहता है मैं मालिक हूं, बी कहता है मैं मालिक हूं, तो दोनों ही प्रॉपर्टी में अपना कोई एस्टेब्लिश कर रहे हैं क्लेम। तो वेरेवर द प्रॉपर्टी सिचुएट्स वहां पे, क्योंकि इट इज अ राइट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, आप अपनी ओनरशिप का टाइटल डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी राइट जो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहे हैं, या अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट या डिस्ट्रेंट करके कहीं पे रखी है, तो जिस भी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है वो प्रॉपर्टी वहां पे केस कर लो। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को, सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लॉस या नुकसान पहुंचाया गया है तो आप केस करना चाहें तो जहां पे प्रॉपर्टी है वहां पे कर लो, या फिर जहां पे भी डिपेंडेंट रहता है, बिजनेस करता है, काम करता है, वहां पे भी केस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ प्रोवाइजर। क्लियर, ठीक है। एक एक जो क्लॉज है इसका, आई होप इट इज क्लियर। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। नंबर 1 सुनते जाइएगा,
रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तब यूज होता है क्लॉज नंबर ए। और हमेशा याद रखिएगा इस सेक्शन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज होती है। आपको क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोड, तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन लिखने के लिए आपको 16 और 17 लिखना जरूरी है, ठीक है। और 16 और 17 जब मैं यूज कर रहा हूं तो जो छोटे छोटे वर्ड्स बीच में आ रहे हैं, अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं पढ़े जैसे कि टीपीए है या स्पेसिफिक रिलीफ फैक्टर, तो शायद वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गिविंग ईच एंड एवरी कैनोटेशन ओवर दैट। क्लॉज नंबर ए, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी है दूसरे के पोजेशन में, आप प्रॉपर्टी रिकवर करना चाहते हो, पैसा लेना चाहते हो साथ में वो ले लो, नहीं लेना चाहते मत लो। इसी में रेंट की भी बात है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किराएदार है, मकान मालिक ने किराएदार को कहा कि प्रॉपर्टी खाली कर दो, किराएदार नहीं करता है, तो मकान मालिक केस करेगा ना, एविक्शन सूट करेगा प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए। और जितने टाइम तक वो किराएदार वहां पे बिना मर्जी के रहा, वो रेंट भी लेगा, जिसको पेनल्टी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो वो जो पैसा लेना है, नहीं लेना है, प्रॉफिट क्लेम करना है रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के साथ या नहीं करना है, वो जो भी सूट होगा वेरेवर द प्रॉपर्टी सिचुएट्स वहां पे कर लो। नंबर 2, पार्टीशन रिलेटेड सूट है, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी वहीं पे करोगे। क्यों वहां पे करोगे? रीजन ये है क्योंकि प्रॉपर्टी की निशानदेही, डिमार्केशन एक्सेट्रा जो हम करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे कैसे एलोकेट होगी, प्रॉपर्टी किस नेचर की है, वो सारी चीजें जो है कोर्ट्स में जो लोकल ऑफिसर है वही बता पाएंगे, इसीलिए उसी कोर्ट में हो सकता है। नंबर 3, मॉर्गेज रिलेटेड इशू है, रिडम्पशन, सेल, फोरक्लोजर या चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी। चार्ज अलग चीज होती है, मॉर्गेज अलग चीज होता है। तो जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहां पे केस कर लो। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी राइट अगर इन्वॉल्व है, तो कोई भी राइट की जब मैं बात करता हूं तो आप ओनरशिप क्लेम कर रहे हो प्रॉपर्टी पे, ठीक है, तो इट इज अ राइट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी पे कोई टाइटल क्लेम कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी पे लॉफुल पोजेशन पे बैठे हो, ठीक है, तो कोई भी टाइटल अगर आपको रखना है, आप प्रॉपर्टी पे लॉफुल टेनेंट है, लॉफुल लेसर है, लेसी है, तो कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू अगर आपको डिसाइड करवाना है तो जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी है वहां पे जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हुआ है, कंपनसेशन क्लेम करना है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपका कोई जमीन है, पड़ोसी ने वहां पे खुदाई करके एक टैंक बना दिया, ठीक है, जिसमें वो पानी स्टोर कर रहा है, तो इट इज अ रॉन्ग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड यू नीड कंपनसेशन फॉर दैट। यस, सो कंपनसेशन अगर आपको क्लेम करना है तो जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहां पे कर लो, या फिर wherever the defendant resides, carries on his business or personally works for gain, वहां पे केस कर लो। एंड लास्ट वन इज, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच या डिस्ट्रेंट करके, डिस्ट्रेंट मतलब किसी कर्जे के बदले में मूवेबल प्रॉपर्टी रखी गई है, तो जहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी रखी गई है उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आपको केस करना पड़ेगा। दिस इज सेक्शन नंबर 16 which will tell you that how the territorial jurisdictions are to be seen। तीसरी चीज जो सेक्शन 17 की रेफरेंस में मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, देखो सेक्शन 17 क्या कहता है, मैं बिकॉज राइट नाउ आई एम इन धर्मशाला, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। लाइक दिस इज द जुरिसडिक्शन ऑफ धर्मशाला सिविल जज एंड दिस इज द जुरिसडिक्शन ऑफ कांगड़ा सिविल जज, ठीक है। अब सिविल जजेस का अपना अपना एरिया एलोकेट किया जाता है, उनकी डिविजन्स होती हैं। अब एक प्रॉपर्टी है मिस्टर ए की, वो प्रॉपर्टी इस तरह से है कि वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी कांगड़ा की जुरिसडिक्शन में आती है और ज्यादातर वो प्रॉपर्टी धर्मशाला की कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर आती है। ये प्रॉपर्टी है मिस्टर ए की और इस प्रॉपर्टी पे पोजेशन ले चुका है मिस्टर बी, तो बी को हम यहाँ पे ट्रेसपासर लिख देते हैं और ए को मैं ओनर लिख देता हूं। ए को बी के अगेंस्ट ये सूट फाइल करके रिकवरी करनी है प्रॉपर्टी की, तो ये केस कहां पे करे? सेक्शन 17 कहता है कि wherever the portion of the property situates in that particular court you can file a case। तो आपका किसी भी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में थोड़ा सा भी पोर्शन अगर है, उस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन पूरे के पूरे केस को सुनने की आ जाएगी। तो आप अगर चाहें तो धर्मशाला के सिविल जज में के पास केस फाइल कर दें, चाहे तो कांगड़ा के सिविल जज के पास कर दें। अगर कांगड़ा के सिविल जज के पास केस किया गया है तो इस केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए प्रॉपर्टी की कंप्लीट एग्रीगेट वैल्यू को सुनने का अधिकार कांगड़ा के सिविल जज के पास आ जाएगा। अगर धर्मशाला में है तो सेम धर्मशाला के सिविल जज पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को लेकर कॉग्निजेंस ले सकते हैं।
तो दिस इज द थिंग विच इज गिवन इन सेक्शन नंबर 17। और आपका जो एग्रीगेट वैल्यू है प्रॉपर्टी का वो उस कोर्ट के पास कॉग्निजेंस उस पूरे एग्रीगेट वैल्यू का आ जाता है। तो सेक्शन 17 एक बार देख लो, ठीक, व्हाट इज रिटन, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, वेयर सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर wrong to the immovable property situate within the jurisdiction of different courts. The suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion, underline कर लेंगे, any portion of the property situates, any portion, ठीक है। जब तो चाहे धर्मशाला में चले जाओ या कंगड़ा में चले जाओ या कहीं पे थोड़ा सा भी पोर्शन प्रॉपर्टी का, उस कोर्ट में आप जा सकते हैं। कोर्ट जो है पूरा का पूरा केस सुनने के लिए अधिकार है उसके पास, क्योंकि प्रोवाइजो कह रहा है provided that the value of the subject matter of the suit, the entire claim is cognizable by such court. तो जब वैल्यूएशन की बात आएगी तो आप सिर्फ ये नहीं करोगे कि मेरी जुरिसडिक्शन में कितना मैटर आ रहा है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से आप कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट। क्लियर? यस एवरीवन। सेक्शन नंबर 16 and 17 we have done, that is related with the territorial jurisdiction, ठीक है। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन सेक्शन 15 के अंदर है, लिखा नहीं है पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, रूल ऑफ प्रोसीजर है सेक्शन नंबर 15 का। तो ये कहता है कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड में आप जाओगे, लेकिन लोएस्ट ग्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करना है उसके लिए हम कोर्ट एक्ट देखते हैं। दूसरी चीज, किसी भी कोर्ट के पास जनरली पावर नहीं है कि वो अपनी पेक्यूनियरी लिमिट से ऊपर का केस सुने, नहीं है, ठीक है। सेक्शन 16 और 17 टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस की बात करते हैं। 16 इज अ वाइडर सेक्शन जो अलग अलग तरह के केसेस की बात कर रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टीज भी उसमें है कहीं पे, और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को 95% तक कवर करता है। तीसरा, पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अगर अलग अलग कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है, कोई भी कोर्ट केस को सुनने के लिए अधिकार है उसके पास, ठीक है। तो ये हमने टेरिटोरियल एरिया जो है जुरिसडिक्शंस का वो डिस्कस किया है। कल हम जो है सब्जेक्ट मैटर को लेकर डिस्कशन करेंगे सेक्शन नंबर 19, 20 और उसके बाद फिर ऑब्जेक्शंस पे आते हैं, ठीक है। आज के लिए आई बिलीव इट इज मोर देन सफिशिएंट। आप लोग एक काम करिएगा, सेक्शन नंबर 16 के जो पॉइंटर्स हैं, जो क्लॉजेज है ना, कॉपी पे अलग से लिख लेना इनको, ठीक है। और कहीं पे ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना कल की क्लास, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।